हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम चैप्टर 2 का जो एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है उसका वीडियो बना रहे हैं। और इस चैप्टर की जो समरी थी वो ऑलरेडी मैं उसका वीडियो बना चुकी हूँ और चैनल के ऊपर डाल चुकी हूँ। तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में हम सिर्फ जो एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है या जो कि सीयूईटी में आ सकता है या फिर सीबीएसई बोर्ड में आ सकता है, हम सिर्फ उसकी चर्चा करेंगे। तो इसमें बहुत डिटेल में हम कुछ डिस्कशन नहीं करेंगे, सिर्फ इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स है उसके बारे में बातें करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन हमेशा की तरह आप लोगों से एक रिक्वेस्ट होता है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप किसी बच्चे को जानते हैं जो क्लास 12th में हैं और जिनके पास हिस्ट्री है तो आप उनको इस चैनल के साथ जोड़िए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो चैप्टर है किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स, और इसमें हम मेनली पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। पॉलिटिकल हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री के बारे में इसमें मेनली बातें होंगी। अर्ली स्टेट्स एंड इकोनॉमी, इसका सब टाइटल भी इस चैप्टर। हमारा पहला जो पॉइंट है वो प्रिंसेप एंड पियदर्सी है। और इसमें जो कुछ जो मेन पॉइंट्स क्या क्या हैं, तो एक तो जेम्स प्रिंसेप कौन थे, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो मिंट था उसके एक अधिकारी थे। और इन्होंने ब्राह्मी लिपि की और उसके बाद इन्होंने खरोष्टी लिपि यानी कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट और खरोष्टी स्क्रिप्ट्स को इन्होंने डिसाइफर किया था। जब ये दोनों स्क्रिप्ट को डिसाइफर किया गया उसके बाद जो मौर्यन पीरियड के जो भी इंस्क्रिप्शंस थे उसको पढ़े जाने की जो एक ट्रेडिशन था, उसको जो रिसर्च था मौर्यन इंस्क्रिप्शंस के ऊपर, उसको वो स्टार्ट हुआ। और उसमें एक वर्ड कई बार आ रहे थे उस इंस्क्रिप्शंस के ऊपर, पियदर्सी। अब पियदर्सी का मतलब क्या है? पियदर्सी का मतलब हो गया प्लीजेंट टू बिहोल्ड। तो अब ये समझ में नहीं आ रहा था स्कॉलर्स को ये पियदर्सी है कौन, ये कोई किसी राजा का नाम है या कोई क्या उपाधि है, किस डायनेस्टी का राजा है। फिर कुछ और इंस्क्रिप्शंस के ऊपर जब रिसर्च किया गया तो उसमें एक और नाम आया, वो नाम था अशोक का। फिर उसके बाद जो उसके कंटेंट थे वो काफ़ी हद तक सिमिलर थे, उसके जो लिखने का जो पैटर्न था, जो लिपि को लिखने का जो पूरा तरीका था वो एक जैसा था। तो ये तो समझ में आया कि ये सारे जो इंस्क्रिप्शन हैं वो एक ही टाइम पीरियड के हैं, एक ही जो किंग है उसने इसको जारी किया है इस इंस्क्रिप्शन को। तो अगर एक में अशोक लिखा है तो इसका मतलब है जो पियदर्सी है वो। अगला जो पॉइंट है वो हमारा है 16 महाजनपद। अब यहाँ पे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि 16 महाजनपद का जो उदय होता है वो 6th सेंचुरी बीसी में होता है। और 6th सेंचुरी बीसी का जो टाइम पीरियड है इंडियन हिस्ट्री में वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें इस टाइम पीरियड में क्या क्या ऐसे चेंजेज आए थे जो कि जिसकी वजह से यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट पीरियड माना जाता है। तो सबसे पहले तो यही टाइम था जब सब पहली बार इंडिया में आयरन का इस्तेमाल शुरू हुआ। जब आयरन का इस्तेमाल शुरू हुआ तो जो एग्रीकल्चर में इससे काफ़ी हेल्प मिला। इसके अलावा जो इक्विपमेंट्स बनाए जाते थे, तो जो भी एम्पायर्स थे, जो राजा थे, तो उन्होंने अपने लिए जो इक्विपमेंट्स के ज़रिए उन्होंने अपने आप को काफ़ी पावरफुल बनाया। तो एक आयरन का इस्तेमाल इस वक्त शुरू हुआ। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट था वो इस दौरान 16 महाजनपद का उदय होता है। और इन्हीं 16 महाजनपद में से एक महाजनपद जो मगध होता है वो आगे चल के बहुत पावरफुल बनता है, और जो कि लगभग पूरे इंडिया ही नहीं बल्कि इंडिया से बाहर की भी तक उसकी सीमाएं फैली हुई थी। इसके बाद इस हिंदू धर्म के अलावा जो हिंदुस्तान के दो और प्रमुख धर्में हैं जिनमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म, उनका जो की शुरुआत होती है वो भी इसी समय यानी कि 6th सेंचुरी बीसी के आसपास ही होता है। तो ये सारे एक 6th सेंचुरी बीसी का एक इम्पॉर्टेंस है कि एक पॉलिटिकल इम्पॉर्टेंस है कि यहाँ पे इसी दौरान 16 महाजनपद का उदय होता है। और एक जो एम्पायर सिस्टम की शुरुआत यहीं से होती है। जो इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है वो आयरन ओर के इस्तेमाल की वजह से जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, साथ ही साथ इसमें पॉलिटिकली जो भी उस वक्त के जिनके पास भी रिसोर्सेस अवेलेबल थे वो पावरफुल बनकर उभरते हैं। तीसरा जो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से ये पीरियड इम्पॉर्टेंट है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म का दोनों का जो की शुरुआत होती है वो इसी टाइम पीरियड में होता है। तो ये इस तरीके से ये जो टाइम पीरियड है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब हम आगे बात करते हैं 16 महाजनपद कौन कौन से थे। हालांकि आपकी किताब में सारे 16 महाजनपद की बात नहीं का लिस्ट नहीं दिया गया है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट महाजनपद के नाम इसमें दिए गए हैं जिसको मैं पढ़ती हूँ और इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब वो इम्पॉर्टेंट महाजनपद कौन कौन से थे? वज्जी महाजनपद था, मगध था, कौशल था, कुरु था, पांचाल था, गांधार था और अवंती था। ये
जो एक मतलब पावरफुल जो भी एक इम्पॉर्टेंट महाजनपद थे वो ये थे। तो इनमें से बहुत कई महाजनपद ऐसे थे जहाँ पे किंग का शासन था, मतलब राजा वहाँ पे एक तरीके की मोनार्की थी। लेकिन कुछ ऐसे महाजनपद थे जहाँ पे गणराज्य था, जो कि ओलिगार्की सिस्टम वहाँ पे था। और वहाँ पे जो संघ थे या फिर बज्जी संघ जैसे था, वहाँ पे जो ग्रुप ऑफ कुछ लोग होते थे, जो ग्रुप ऑफ पीपल्स थे, जो भी डिसीजन होता था वो लोग लिया करते, ना कि कोई एक राजा या फिर किसी एक डायनेस्टी का कोई व्यक्ति लेता था। तो ये एक गण और संघ का, और ये गण और संघ जो भी था, जिसमें जो गौतम बुद्ध और महावीर जैन थे, उनका जन्म जो था वो यही इन्हीं गणराज्य में हुआ था। वो यहीं के राजकुमार थे। ये जो 16 महाजनपद थे उनकी खासियत क्या थी? तो इनका, जैसे कि मैंने बताया कि जो ये रूलिंग क्लास था, कुछ कहीं पे मोनार्की था, कहीं पे गणतंत्र था। और इसके बाद यहाँ इनका अपना एक कैपिटल सिटी होता था, और इसके बाद फोर्टिफाइड कैपिटल सिटी भी होता था इसमें यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे इनकी अपनी एक सेनाएं भी होती थी। तो ये कुछ खासियत थी जो 16 महाजनपद थे उनके। अब आगे बढ़ते हैं, और अब इस 16 महाजनपद में जब हम देखते हैं कि पॉलिटिकली एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस जो था वो पावरफुल होने लगा था। तो अब एक सिस्टम की ज़रूरत थी जो कि इस सारे जो समाज को सही तरीके से चला सके, जो पॉलिटिक्स को गाइड कर सके। तो इसी दौरान बहुत सारे संस्कृत भाषा में बहुत सारे धर्म सूत्रों की रचना की गई, बहुत सारे धर्म सूत्र लिखे गए। और इन धर्म सूत्रों के माध्यम से राजा को यह निर्देश दिया गया कि उन्हें किस तरीके से समाज को चलाना है, किस तरीके से पॉलिटिक्स को चलाना है। तो ये सारे जो रूल्स और रेगुलेशन है वो धर्म सूत्रों में उसको कोडिफाई किया गया था। अब इसके बारे में हम अगले चैप्टर में डिटेल में इसके बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन जो कुछ चीज़ें थी, जैसे कि राजा, क्योंकि हम महाजनपद देख रहे हैं, महाजनपद में से कुछ महाजनपद जो थे वो पावरफुल होते जा रहे थे, जो कि आपस में एक दूसरे के ऊपर अटैक करते थे। फिर उसके बाद जो हारता था वो दूसरे में उसको विलय कर दिया जाता था। तो कुछ महाजनपद जो था वो काफ़ी पावरफुल होते चले जा रहे थे। तो धर्मसूत्रों में ऐसा लिखा गया था कि जो आपका अब इसके लिए क्या, उनको एक सेना की ज़रूरत थी। जो भी खर्चे थे, जो अधिकारी रख रहे थे, उनके ऊपर जो खर्च होने वाला था, तो उसके लिए एक इकोनॉमिक रिसोर्स को भी जनरेट करने की ज़रूरत पड़ती। तो इसके लिए जो धर्मसूत्र में लिखा गया था कि जो आर्टिजन्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं, जो एग्रीकल्चरर हैं, जो पास्चर लैंड है, इन सब से आपको टैक्स कलेक्ट करना है, या फिर आपको जो आपके पड़ोसी राज्य हैं वहाँ पे आपको अटैक करना है, और वहाँ से जो धन जो है वो आपको अपना इकट्ठा करना है, ताकि आप अपने राज्य को सही तरीके से चला सकें। तो अब अगला जो हमारा पॉइंट है वो है फर्स्ट एमंग द 16, यानी कि मगध महाजनपद, जो कि अब एक मगध साम्राज्य के रूप में, एम्पायर के रूप में इसका जो विस्तार होना शुरू हो गया था। तो मगध का की जो हिस्ट्री है वो स्टार्टिंग लगभग 16 सेंचुरी BC से होती है, यानी कि जब गौतम बुद्ध के कंटेम्प्रेरी थे। बिम्बिसार एक राजा था, और बिम्बिसार के टाइम से यहाँ, मतलब जो उसका मेन जो हिस्ट्री शुरू होता है बिम्बिसार के टाइम से। फिर अजातशत्रु यहाँ का राजा बनता है, और स्टार्टिंग में मगध का जो कैपिटल सिटी थी वो थे राजगृह, जिसे कि बौद्ध साहित्य में प्राकृत भाषा में उसे राजगृह कहा गया है। क्योंकि प्राकृत और पाली भाषाओं में र शब्द नहीं होता है, तो इसलिए राजगृह को राजगृह कहा गया है। तो स्टार्टिंग में उसका कैपिटल सिटी था राजगृह, बाद में चल के उसे पाटलिपुत्र उसको ट्रांसफ़र किया जाता है। और पाटलिपुत्र जो था वो स्ट्रेटेजिकली काफ़ी, उसका जो लोकेशन था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि गंगा और सोन और गंडक नदियों के बीच का जो पूरा का पूरा पोर्शन था, वहाँ पे पाटलिपुत्र को डेवलप मतलब उसको पाटलिपुत्र जो कैपिटल था उसको बसाया गया था, और जिससे कि वो हर एक दिशा में आराम से नदियों के माध्यम से उसका जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो अच्छे से चल पाए। तो ये इस एक इम्पॉर्टेंट इसका पाटलिपुत्र एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि पूछा जा सकता है, राजगृह पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद अब यहाँ पे एक और चीज़ आता है कि यहाँ पे जो कुछ इम्पॉर्टेंट राजा का नाम भी मैं बता देती हूँ, पता नहीं वो पूछेंगे नहीं पूछेंगे, क्योंकि आपके चैप्टर में उतना डिटेल में दिया गया नहीं गया है। तो बिम्बिसार था, फिर अजातशत्रु उनका बेटा हुआ, फिर उसके बाद जो घनानंद, एक नंद वंश का जब शासन होता है, तो घनानंद एक बहुत ही पावरफुल रूलर था मगध का, जिसने मगध की सीमा को काफ़ी मतलब विस्तृत काफ़ी फैलाया था। उसके बाद नंद वंश के बाद चंद्रगुप्त मौर्य वहाँ का राजा बनता है, और मौर्य वंश की शुरुआत होती है।
अब मगध इतना पावरफुल क्यों हुआ, 16 महाजनपद में से मगध ही इतना पावरफुल क्यों हुआ? उसकी कुछ वजहें थी। जो उसका एक ज्योग्राफिकल लोकेशन था वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट था। अब जो मगध की जो पूरा का पूरा जो ज्योग्राफी था वो बिहार, उत्तर प्रदेश का कुछ एरिया था, फिर झारखंड हो गया, फिर बंगाल का कुछ एरिया आता था। तो ये पूरा का पूरा जो बेल्ट था वो गंगा नदी का पूरा बेल्ट था। और गंगा नदी, और इसमें गंगा, बहुत सारी ऐसी नदियाँ थी जो आके गंगा नदी में मिलती थी। तो जो एक कम्युनिकेशन सिस्टम था वो बहुत ही डेवलप्ड कम्युनिकेशन सिस्टम था और इजी कम्युनिकेशन सिस्टम था। मतलब एक जगह से दूसरी जगह आप रिवर रूट का इस्तेमाल करते हुए एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकते हैं। तो ये एक वजह थी। दूसरी वजह थी कि जो आज भी झारखंड का जो एरिया था, जो आज भी झारखंड जो स्टेट है, वहाँ पे बड़े मतलब पैमाने पे आपको आयरन ओर मिलता है। तो उस वक्त भी आयरन ओर के बारे में लोगों को पता था और वहाँ से आयरन ओर बड़ी आसानी से मिल रहा था, जिसका इस्तेमाल कृषि जो भी एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स बनाने के लिए या फिर हथियारों को बनाने के लिए किया जाता था। तो जिससे कि एक तरफ जो मगध के राजा थे, उनको एक तरफ जहाँ उनको एक एग्रीकल्चर के माध्यम से बहुत अच्छा इकोनॉमिक रिसोर्स मिल रहा था, वहीं एक जो इक्विपमेंट्स बना रहे थे, जो युद्ध के लिए जो हथियार बना रहे थे, उससे वो अपने आप को पावरफुल बना रहे थे। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि झारखंड और बंगाल का जो पूरा का पूरा एरिया है, वहाँ जंगल, बहुत ही घना जंगल हुआ करता था और इस जंगल में बड़ी संख्या में हाथी हुआ करते थे। तो हाथी का इस्तेमाल जो था, मगध रूलर जो थे वो अपने सेनाओं में हाथी का इस्तेमाल करते थे और जिसकी वजह से उनकी सेना काफ़ी मजबूत थी। तो ये जो 3-4 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए वो मगध के पावरफुल बनने का एक मुख्य कारण था। ये आपका MCQ में भी ये 3 पॉइंट्स दे सकता है, इसका एक आध पॉइंट्स और दे सकता है, पूछेगा कि इनमें से क्या मगध के इतने पावरफुल बनने का कारण था। तो ये एक क्वेश्चन जो है वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ हम आते हैं एन अर्ली एम्पायर। एम्पायर्स, जब मगध के कॉन्टेक्स्ट में जो एम्पायर शब्द का इस्तेमाल हम कर सकते हैं वो पहली बार इस्तेमाल होता है जब चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ के राजा बनते हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो मगध का जो पूरी की पूरी सीमा थी, जो कि इसमें लिखा हुआ है और मैं इसको कोट करती हूँ कि चंद्रगुप्त मौर्य हु फाउंडेड द एम्पायर extended control as far northwest as Afghanistan and Baluchistan, and his grandson Ashoka, arguably the most famous ruler of early India, conquered Kalinga, present day coastal ओडिशा। मतलब अफ़गानिस्तान, बलूचिस्तान, फिर उधर कोस्टल स्टेट ओडिशा, इन सारी मतलब इस पूरी इतनी लंबी चौड़ी जगह, मतलब पूरा लोकेशन में मगध एम्पायर जो था वो फैला हुआ था। और चंद्रगुप्त मौर्य इसके फाउंडर थे और सबसे जो पावरफुल, सबसे फेमस रूलर अगर हम किसी को कह सकते हैं तो वो न सिर्फ मौर्यन डायनेस्टी बल्कि एंशिएंट इंडिया के सबसे पावरफुल और सबसे पॉपुलर जो रूलर था वो अशोक थे। तो ये हो गया। फिर उसके अगला पॉइंट है हमारा फाइंडिंग अबाउट द मौर्यंस। अब मौर्यंस के बारे में हमें पता कैसे चलता है, कैसे कैसे हम उस हिस्ट्री को कैसे क्रिएट किया गया। तो इसके आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी काफ़ी अच्छे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं, काफ़ी रिलायबल आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं, लिटरेरी सोर्सेज भी काफ़ी हमारे पास है। तो लिटरेरी सोर्सेज में हमारे पास है मेगास्थनीज के इंडिका। मेगास्थनीज कौन था? ग्रीक रूलर जो के एक एम्बेसडर थे जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे और वो कई वर्षों तक पाटलिपुत्र में वो रहे थे और उन्होंने मौर्यंस के बारे में बहुत ही अच्छी और ऑथेंटिक जानकारी हमें दी है। तो उनकी किताब का नाम इंडिका था। हालांकि पूरी किताब हमारे पास नहीं है, उसके कुछ कुछ चैप्टर्स हमें मिले हैं। फिर दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स है वो है अर्थशास्त्र, जिसे कि चाणक्य ने लिखा था और जिसे कौटिल्य भी कहा जाता था और उनका ओरिजिनल नाम जो था वो विष्णुगुप्त था। तो अर्थशास्त्र जो था उस वक्त के जो पॉलिटिकल हिस्ट्री को, उस वक्त के जो इकोनॉमिक हिस्ट्री को, उस वक्त की सोसाइटी को जानने का एक सबसे बेहतरीन लिटरेरी सोर्स है। फिर उसके बौद्ध साहित्यों में भी काफ़ी कुछ मौर्यन रूलर्स के बारे में लिखे गए हैं। जैन साहित्यों में भी काफ़ी लिखे गए हैं, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो उन्होंने जैन धर्म को अपनाया था और वहीं अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो ये भी एक काफ़ी इनके जैन और बौद्ध साहित्य लिटरेचर में भी काफ़ी अच्छी से अच्छी जानकारियाँ हमें मौर्यंस के बारे में मिलती हैं। इसके बाद जो हिंदू धर्म के जो पुरानिक जो लिटरेचर थे उसमें भी हमें मौर्यंस के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ने को मिलता है। फिर इसके बाद जो उस वक्त के स्कल्पचर्स मिले हैं उससे हमें उस समय के आर्ट एंड कल्चर के बारे में पता चलता है, साथ ही उस समय के इकोनॉमिक हिस्ट्री के बारे में भी पता चलता है। सिक्के भी हमें उस मौर्यन टाइम के सिक्के भी हमें मिले हैं, तो उससे भी हमें पता चलता है।
फिर इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स है और अशोक का इंस्क्रिप्शन, अशोक के इंस्क्रिप्शंस को जब पढ़ा गया, जब ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि को पढ़ा गया, तो इससे हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। एक तो पता चलता है कि उस वक्त का शासन व्यवस्था क्या था, राजा किस तरीके से, जो भी अशोक था वो किस तरीके से रूल कर रहा था अपने एम्पायर पे। दूसरा, एक तो उनकी पॉलिसीज़ के बारे में पता चलता है। दूसरे, जो जहाँ जहाँ पे वो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं उस इसके ज़रिए हम उस एम्पायर की पूरी जोग्राफिकल लोकेशन को समझ पाते हैं कि उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। अब यहाँ पे एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि अशोक के जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो दो स्क्रिप्ट में लिखे गए हैं, ब्राह्मी स्क्रिप्ट और खरोष्टी स्क्रिप्ट। तो जो इंडिया के जो करेंट जो अभी मॉडर्न इंडिया की जो पूरी सीमा है उसमें जितने भी इंस्क्रिप्शंस मिले हैं उसमें से ज़्यादातर ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखे हुए हैं। लेकिन वही जो फ्रंटियर स्टेट्स में मिले हैं, जो कि अफ़गानिस्तान के एरिया में जितने भी स्क्रिप्ट्स मिले हैं, इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, वो मेनली जो है वो खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। तो अशोक का इंस्क्रिप्शन भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स है मौर्यन हिस्ट्री का। हालांकि ये कहा जा सकता है कि अशोक का जो पूरी शासन व्यवस्था थी उसको जानने का एक बहुत बड़ा बेहतरीन जरिया है अशोक का इंस्क्रिप्शन। और ये जो एक परंपरा की शुरुआत अशोक ने की थी उसे आगे चलकर बाकी राजाओं ने इसको फॉलो किया था। तो ये सारे जो सोर्सेस हैं उस जिसके ज़रिए हम मौर्यन हिस्ट्री को जान पाते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और बताना ज़रूरी है कि अशोक जो थे वो फर्स्ट एम्परर थे जिन्होंने कि अपना जो मैसेज था वो डायरेक्ट प्रजा को भेजा था इंस्क्रिप्शंस के माध्यम से, या फिर जो उनके अधिकारी थे उनको उन्होंने निर्देश दिया था कि किस तरीके से उन्हें शासन करना है, मतलब किस तरीके से उन्हें जनता के साथ डील करना है। फिर धम्म महामात की उन्होंने नियुक्ति की थी। धम्म महामात का काम था जो आम जन थे उनके बीच एक मोरल एजुकेशन को मतलब मोरल कोड एंड कंडक्ट को बढ़ावा देना, ताकि कोई भी व्यक्ति गलत विचारों को बढ़ावा साम्राज्य में ना मिले। तो इसके लिए अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए, ये सारी चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए धम्म महामात की नियुक्ति अशोक ने की थी। अब यहाँ पे धम्म शब्द क्या है? धम्म शब्द है जो संस्कृत का धर्म शब्द है, उसी का एक प्राकृत रूप हो गया आपका धम्म शब्द। धम्म मत क्योंकि इसमें प्राकृत में मैंने बताया आपको कि रा शब्द नहीं होता है, तो इनको प्राकृत में धर्म को धम्म कहा जाता है। अब इसकी खासियत, अशोक का धम्म क्या था, अशोक की धम्म की खासियत क्या थी? तो यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है जिसको मैं कोट करती हूँ। He used the inscriptions to proclaim what he understood to be Dhamma. This included respect towards elders, generosity towards brahmanas and those who renounce worldly life, यानी कि सन्यासी, treating slaves and servant kindly, and respect for religion and tradition other than one's own. तो ये एक कितना इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आज भी कितना रेलिवेंट है कि आपको जो बड़े हैं उनका सम्मान करना है। जो सन्यासी, जो कि एक सन्यासी जो विद्वान हो गए, ब्राह्मण मतलब विद्वान, जो विद्वान हैं, जो सन्यासी हैं जिन्होंने दुनियादारी को छोड़ दिया है, जो आपके अंदर यहाँ काम करते हैं, जो आपके नौकर हैं, जो आपके स्लेव हैं, तो सबके साथ आपको कितना एक अच्छी तरीके से एक अच्छा रिलेशन बना के रखना है, सबके साथ एक अच्छा व्यवहार आपको करना है। तो ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट लाइन है और यहाँ पे इतना ही है। आगे बढ़ते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिंग द एम्पायर। अब मगध जो कि इतना बड़ा एम्पायर जिसकी सीमाएं अफ़गानिस्तान से लेकर इधर अफ़गानिस्तान तक फैली हुई थी, इधर उड़ीसा तक फैली हुई थी, वो आपको ऊपर में जो हिमालय की पहाड़ियों तक फैली हुई थी, नीचे सुवर्णगिरी यानी कर्नाटक तक फैला हुआ था। इतने बड़े एम्पायर को चलाना कोई आम बात तो थी नहीं, क्योंकि उस वक्त तो इस तरह आज के जैसा कोई कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं था और उस समय एक जगह से दूसरी जगह जाने में महीनों लग जाते थे। तो ऐसे सिस्टम्स को चलाने के लिए कितना बड़ा एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को उन्होंने खड़ा किया होगा। तो इसकी भी जानकारी जो हमें मिलती है वो भी मेनली जो मेगास्थनीज की इंडिका में या फिर अर्थशास्त्र में इसके काफ़ी अच्छे से एक डिटेल में इसका वर्णन किया गया है। तो मगध साम्राज्य जो था वो उसको 4 प्रोविंस में डिवाइड किया गया था, और जो पाटलिपुत्र था वो कैपिटल सिटी था और वो जो वर्तमान पटना है वहाँ पे स्थित था। उसके बाद तक्षशिला का जो एरिया था, जो कि अब अभी मॉडर्न पाकिस्तान में वो पड़ता है, तो तक्षशिला का एरिया था वो भी एक प्रोविंशियल कैपिटल था। फिर उज्जैनी का एरिया था जो कि आपका वर्तमान में अभी मध्य प्रदेश का जो एरिया है वो उज्जैनी एक अलग
प्रोविंशियल कैपिटल है। फिर एक तोशाली था और सुवर्णगिरी था। सुवर्णगिरी जो था वो जो दक्कन का एरिया था वो सुवर्णगिरी हो गया। तो ये 4 प्रोविंस में उसको बांटा गया, सभी के अपने अपने एक कैपिटल। मैप दिया गया है पेज 33 पे, उसको आप ज़रूर अच्छे से उसको पढ़िए, क्योंकि इस मैप के ज़रिए जहाँ आपको एक तरफ उस अशोक के टाइम पे जो मौर्यन एम्पायर का जो पूरा किस मतलब रीजन तक फैला हुआ था उसके बारे में भी आपको पता चलेगा। कहाँ कहाँ पे इंस्क्रिप्शंस मिले हैं वो भी इसमें लिखा गया। हो सकता है इससे किसी भी तरीके के अशोक के इंस्क्रिप्शन से किसी भी तरीके से सवाल आता है तो आप आराम से इस मैप के जरिए उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं, और जो प्रोविंशियल कैपिटल जो था, या तो वो तक्षशिला था या उज्जैनी था या सुवर्णगिरी था या तोशाली था। तो आप देखिए कि जो तक्षशिला से लेके उज्जैनी का जो एरिया था वो पूरा का एक रूट था, ये ट्रेड रूट था। ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट रूट था, जो कि ट्रेड इस रूट से किया जाता था और फॉरेन ट्रेड भी इसी रूट के माध्यम से होता था। फिर उसका सुवर्णगिरी का जो एरिया था वो डेक्कन का एक तरीके का गेटवे था। और डेक्कन से हम क्या मिल उस वक्त भी हड़प्पा के टाइम में भी हमने देखा कि जो डेक्कन का एरिया है उधर से हम सोने का जो कोलार माइंस है वो सोने का एकमात्र सोर्स जो था वो डेक्कन का एरिया था। तो इस टाइम भी जो गोल्ड का जो सोर्स था वो डेक्कन का एरिया था। तो सुवर्णगिरी इस मायने में काफ़ी इम्पॉर्टेंट था। इसके बाद जो कम्युनिकेशन सिस्टम था वो रिवर के माध्यम से भी होता था और लैंड के माध्यम से भी होता था, क्योंकि जो पूरा जैसा कि मैंने बताया पाटलिपुत्र का पूरा एरिया था वो रिवर बेसिन में पूरा फैला हुआ था। गंगा और उसकी इतनी सारी ट्रिब्यूटरीज थी, तो जो रिवर रूट का इस्तेमाल भी वो लोग कम्युनिकेशन के लिए करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। और इसके बाद जो लैंड रूट था उसका इस्तेमाल भी किया जाता था ट्रेड कॉमर्स या फिर किसी भी चीज़ के लिए। अब इतनी बड़े साम्राज्य में इतना बड़ा लंबा जो रोड मतलब जो भी लैंड रूट था उसको कैसे सुरक्षित कैसे किया जाता होगा, उसको मैनेज कैसे किया जाता होगा। तो मेगास्थनीज ने कमेटी और सब कमेटी का जिक्र किया है। तो यहाँ पे एक मैं पढ़ती हूँ, इसको कोट करती हूँ, आप इसको अच्छे से नोट डाउन अगर हो सके तो कर लीजिए या फिर अपने बुक में इसको मार्क कर लीजिए कि मेगास्थनीज मेंशन अ कमेटी विद 6 subcommittees for coordinating military activity. Of these, one looked after the navy, second managed transport and provision, the third was responsible for foot soldier, the fourth for horses, the fifth for chariots and sixth for एलिफेंट। तो मतलब हर एक कमेटी जो सब कमेटी थी उनका काम था, उनको अलग अलग कमेटी के पास अलग अलग डिपार्टमेंट था। तो किसी के पास हॉर्स का था, किसी के पास एलिफेंट का था, किसी के पास जो चैरियट सेना थी उसका था, तो किसी के पास फुट सोल्जर्स का काम था। तो ये सारे के सारे जो कमेटियाँ थी वो अलग अलग डिपार्टमेंट उनको बटा हुआ था। इसके बाद कुछ द एक्टिविटीज ऑफ द सेकेंड कमेटी वेयर रेदर वेरीड, अरेंजिंग फ्रॉम बुलोक कार्ट टू कैरिंग इक्विपमेंट्स, प्रोक्योरिंग फूड फॉर सोल्जर्स। जो सेकेंड कमेटी जो थी जो कि मैनेज्ड ट्रांसपोर्ट को मैनेज करती थी, तो उनका काम था कि जो भी बैलगाड़ी थी उसको अरेंज करना, फिर सोल्जर्स के लिए खाने पीने की व्यवस्था करना, मतलब फूड पे प्रोक्योर करना, फिर इसके बाद एनिमल्स का जो भी फॉडर था, चारा था, वो सारा इकट्ठा करना। तो ये सारा काम जो था वो सेकेंड कमेटी का था। अब यहाँ पे एक और दिया गया है कि अशोक ने, ठीक है सेना तो थी, सेना के माध्यम से तो पूरे साम्राज्य को एक इकट्ठा करने की कोशिश की गई थी, लेकिन इसके बाद जब अशोक शासक बने तो उन्होंने तो कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने युद्ध का रास्ता छोड़ दिया था। तो फिर उन्होंने धम्म के माध्यम से पूरे साम्राज्य को एक बनाए रखने की उन्होंने कोशिश की, और इसके लिए उन्होंने धम्म महामात्य की नियुक्ति की थी। अलग अलग प्रोविंस में धम्म महामात्य जो कि लोगों के बीच जाते थे और उनको बताते थे कि उन्हें किस तरीके से अपना जो उनका व्यवहार है उसको किस तरीके से रखना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, और इसके माध्यम से उन्होंने साम्राज्य को इकट्ठा करने की, बनाए रखने की उन्होंने कोशिश की। तो यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि धम्म महामात्य की नियुक्ति किस मौर्यन शासक ने की थी या फिर उसका काम क्या था, यह भी पूछा जा सकता है। तो उनका काम जो था पॉइंटेड टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ धम्म का मैसेज को स्प्रेड करने के लिए धम्म महामात्य की नियुक्ति की गई थी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं द न्यू नोशन ऑफ किंगशिप।
अब ये तो हो गया नॉर्थ इंडिया की बातें कि नॉर्थ इंडिया में मगध एम्पायर था। अभी दूसरा जो था वो तमिलकम एक वर्ड का इस्तेमाल किया गया, और ये तीन जो साउथ की जो डायनेस्टी थी उनके लिए ये शब्द का इस्तेमाल किया गया। पांड्या और चोला, चेरा और पांड्या, तीन डायनेस्टी थी जो कि साउथ में जिनका शासन था। तो अब ये जो साउथ की जो डायनेस्टी थी, ये कोई किंग नहीं थे, ये एक चीफ थे जो किसी न किसी राजा के, मान लीजिए जमींदार टाइप के कुछ थे, इस तरह का हम बोल सकते हैं कि वो चीफ हुआ करते थे। और इनकी कोई ये जो इनका जो ये चीफ होते थे, इनका कोई मतलब हेरिडिटरी ये ऐसा नहीं था कि एक मतलब फादर के बाद उसका बेटे को ही मिलेगा। जो भी योग्य होगा, जो इसके पास पावर होगा, वो उसको रिप्लेस कर देगा। मतलब ये फैमिली में ही रहने वाला ऐसा कोई पद नहीं था। फिर इनका कोई अपना टैक्स सिस्टम नहीं था, इनको जो इनकी अपनी कोई परमानेंट सेना नहीं थी। तो इनको जो पैसे मिलते थे, जैसे कि युद्ध करते थे या फिर किसी को सपोर्ट करते थे, तो उससे इनको उपहार मिल जाता था। जो युद्ध में कुछ जीता तो उससे उन्हें पैसे मिलते थे, तो इसके ज़रिए उनकी पूरी इकोनॉमी चलती थी। तो ये जो इसका जो जिक्र मिलता है वो मेनली संगम साहित्य में मिलता है, संगम लिटरेचर में मिलता है। और ये जो संगम लिटरेचर है वो तमिल लैंग्वेज में लिखा गया है। अब संस्कृत के बाद जो सबसे एंशियंट लैंग्वेज, जो सबसे पुराना लैंग्वेज जो था वो तमिल लैंग्वेज था। और संगम साहित्य जो था वो साउथ इंडिया के हिस्ट्री को जानने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स माना जाता है। तो ये हो गया, यहाँ पे एक दो सोर्स है। एक सोर्स हो गया व्हाट द किंग्स ऑफिशियल डीड, इसको भी आप अच्छे से पढ़िए। और दूसरा सोर्स हमारा हो गया कैप्चरिंग एलिफेंट फॉर द आर्मी। जैसे कि मैंने बताया कि जो झारखंड का एरिया था, वहाँ पे जंगलों में बड़े पैमाने पे हाथी मिलती थी। तो कैसे हाथी को पकड़ा जाता था, उसको फिर सेना में उसको शामिल किया जाता था, ट्रेंड किया जाता होगा, तो पूरा का पूरा इसका जिक्र इसमें है। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट है जिसको जिक्र करना जिसका ज़रूरी है कि ग्रीक सोर्सेस में मौर्यन सेना की संख्या के बारे में बताया गया। तो इसमें जो फुट सोल्जर्स थे उसमें 6 लाख संख्या बताया गया कि 6 लाख जो सेना फुट सोल्जर्स हुआ करते थे। फिर 30,000 जो थे वो कैवेलरी थे, मतलब हॉर्स वाली सेना, जो कैवेलरी सेना जो थी वो 30,000 थी। इसके बाद 9,000 एलिफेंट मौर्यों की सेना में थे। कई माना जाता है कि ये एग्जीगरेटेड किया हुआ है, मतलब कुछ बढ़ा चढ़ा कर बोला गया, बट जो भी है मतलब ग्रीक सोर्सेस में ये जिक्र ये नंबर्स दिए गए हैं। सोर्स 1 सोर्स 2 जो है वो इम्पॉर्टेंट है, उसको भी आप पढ़ लीजिए। उसके बाद ये जो चीफ थे जो कि डेक्कन में या फिर उस साउथ में जो शासन कर रहे थे, वो आगे चलकर बहुत बड़े बड़े, उन्होंने भी आगे चलकर वो काफ़ी पावरफुल हो गए। और उन्होंने अपने जो अपनी एक डायनेस्टी की शुरुआत की। अब इनमें से कौन कौन से डायनेस्टी थी? सातवाहन थे जिन्होंने रूल ओवर पार्ट ऑफ वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया। वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में मेनली सातवाहनों का शासन था। ये भी एक चीफ हुआ करते थे। और इनका जो टाइम पीरियड था वो 2nd सेंचुरी BC से 2nd सेंचुरी AD CE के बीच में सातवाहनों का शासन था। उसके बाद शक रूलर थे। ये एक सेंट्रल एशिया के, इनका ओरिजिन जो था वो सेंट्रल एशिया से था, शक रूलर का। और इन्होंने नॉर्थ वेस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट में, नॉर्थ वेस्ट और वेस्टर्न पार्ट में इन्होंने अपना एम्पायर खड़ा किया था। फिर इसके बाद अब इनका ये जो रूलर थे, इनको जो रिवेन्यू का मेन सोर्स था वो जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड हुआ करते थे, उससे इनको काफ़ी बड़े पैमाने पे रेवेन्यू मिला करता था। अब क्योंकि ये कोई ये एक चीफ हुआ करते थे और चीफ से इन्होंने अपनी एक डायनेस्टी की शुरुआत की, तो कहीं ना कहीं अब उनके सामने पावरफुल थे, इनका एम्पायर भी खड़ा हो गया, लेकिन जनता के बीच इनको कैसे एक्सेप्टेबिलिटी कैसे मिले? तो इसके लिए उन्होंने एक डिवाइन, इसके बाद शुरू होता है डिवाइन किंगशिप का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो इसके बाद शुरू होता है कि कैसे जी ये जो राजा थे वो अपने आप को देवताओं के साथ अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश किया, जिससे कि समाज में लोग उनको एक्सेप्ट कर पाए। अब ये डिवाइन किंग के जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट था, ये सबसे जो प्रोमिनेंट रूप में जो उभर के आया वो कुषाणों के टाइम में आया। अब कुषाण कौन थे? कुषाण भी सेंट्रल एशिया के ही, उनका भी जो ओरिजिन था वो सेंट्रल एशिया में था। और इनका जो पूरा पीरियड था वो 1st सेंचुरी BC से लेकर 1st सेंचुरी AD के बीच में इनका टाइम पीरियड था। और इन्होंने सेंट्रल इनका जो एरिया था जहाँ पे इन्होंने शासन चलाया था वो सेंट्रल एशिया टू नॉर्थ वेस्ट इंडिया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया से लेकर सेंट्रल एशिया से लेकर नॉर्थ वेस्ट इंडिया के बीच में इनका पूरा का पूरा एम्पायर था।
अब इनके बारे में पता कहाँ से चलता है, तो इन्होंने भी इंस्क्रिप्शंस जारी किए जिसके ज़रिए हमें पता चलता है। इनके बहुत सारे स्टैचू हमें मिलते हैं, बहुत सारे स्कल्पचर्स मिलते हैं जिससे हमें इनके बारे में पता चलता है। और कुषाण के बारे में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि कुषाण पहले इंडियन रूलर थे, इंडिया में रूल करने वाले पहली डायनेस्टी थी जिन्होंने गोल्ड कॉइन को जारी किया था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि अक्सर किसी न किसी एग्ज़ाम में आ ही जाता है। अगर आपको यहाँ नहीं पूछेगा तो हो सकता है कि आपके जनरल टेस्ट में जीके में ये पूछ दें। तो अभी तक हमने ये नहीं देखा कि किसी भी राजा की कोई स्टैच्यू मिली हो, लेकिन कुषाण पहले डायनेस्टी थी जिसके राजाओं ने अपना विशाल स्टैचू बनवाया था। मथुरा के पास मैट में एक स्टैचू में मिला, ऐसा ही एक स्टैचू हमें अफ़गानिस्तान में मिला। तो हिस्टोरियंस का ऐसा मानना है कि जो कुषाण रूलर थे वो अपने आप को गॉड लाइक एक फिगर के रूप में इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे। और उन्होंने जो एक टाइटल भी उन्होंने जो अपनाया था वो था देवपुत्र। देवपुत्र टाइटल जो था वो कुषाणों ने, ये प्रीवियस ईयर में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये उन्होंने सन ऑफ गॉड, देवपुत्र मतलब सन ऑफ गॉड, तो उन्होंने ये टाइटल अडॉप्ट किया था। पॉसिबली इंस्पायर द चाइनीज रूलर हु कॉल्ड देमसेल्फ सन्स ऑफ हेवन। अब ये भी एक पूछा जा सकता है कि किससे इंस्पायर्ड होकर, मतलब अकॉर्डिंग टू बिलीव किससे इंस्पायर्ड होकर कुषाणों ने ये टाइटल लिया होगा। तो चाइनीज रूलर जो थे वो खुद को सन ऑफ हेवन कहा करते थे, तो उसी से इंस्पायर होकर इन्होंने सन ऑफ गॉड्स जो देवपुत्र की उपाधि जो थी, वो टाइटल जो था उन्होंने अडॉप्ट किया था। जो भी पॉइंट्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप इस जो भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया है उसको आप नोट डाउन कीजिए और अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए, तभी आपको याद रह पाएगा और लास्ट मोमेंट में आपको रिवीजन करने में भी आपको सुविधा होगी। तो चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, हेल्पफुल है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को भी लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।